हेलो स्टूडेंट, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 3 में। आज हम लोग जानेंगे प्रारंभिक समाज, यानी आज हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले अध्याय में हमने अपने अतीत के बारे में जाना था और अतीत में हमने क्या क्या किया है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और जो हमारा उसके सेकंड चैप्टर की बात करें, कब कहाँ कैसे, तो वहां पर हम लोगों ने जाना था कि जो हमने अतीत में खोज की थी, जो हमने अतीत में जो पुरातात्विक समय में हमने जो साक्ष्य इकट्ठा किया था उसको कब किया था, आग जलाना कब सीखा था, पहिए का आविष्कार कब किया था और क्या बोलते हैं कृषि करना कब प्रारंभ किया था, इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में अध्ययन किया था। आज जो है चैप्टर हमारा जो थ्योरी, इसमें हम लोग अपना प्रारंभिक समाज यानी हम लोग प्रारंभ में हमारा समाज कैसा था उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। यानी हमारा समाज जो प्रारंभिक समाज था वो कैसा था, उस प्रारंभिक समाज से लेकर अभी तक यानी इस जीवन में आने का जो क्रम है उसमें क्या चेंजिंग हुआ उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आरंभिक समाज यानी आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनको हम लोग ठीक उनके बारे में जानकारी हम लोग हासिल नहीं कर सकते। यानी जो हजारों साल पहले जो मानव थे, जो आदि मानव थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी ठीक इकट्ठा नहीं कर सकते। उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तु और उनके बनाए हुए कुछ उपकरण के उत्खनन के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था। यानी जैसे मान लीजिए कि उन्होंने छोटे छोटे मिट्टी के क्या किए थे, बर्तन बनाए थे, और उन्होंने कुछ स्तंभ के क्या किए थे, महल बनाए थे। उन्होंने क्या किया था कि कुछ जैसे कि मान लीजिए पत्थर का औजार से उन्होंने कुछ अपना उपयोग के लिए वस्तु बनाए थे। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था, हम लोग कैसे जीते थे, उसको क्या किया जाता है, जो पुरातात्विकविद होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको उस वस्तु के अध्ययन कर उससे क्या करते हैं, उनको जानकारी हासिल करते हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा प्रारंभिक समाज था इसको हम लोग एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता कर सकते। यानी एग्जैक्ट जानकारी पता करना हो तो हम उस समय नहीं थे। उनके द्वारा यानी जो प्रारंभिक मानव थे तो उनके पास तो कोई ज्ञान था नहीं कि जो वो उपयोग कर रहे हैं उसको लिख दें या कोई चीज बना रहे हैं तो उसको नोट कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनकी जो अतीत थी, जो उनकी प्रारंभिक जीवन की घटना थी, तो उनके द्वारा जो अवशेष मिले हैं उन्हीं से हमें क्या मिलता है बाबू, यानी उन्हें हमारे आरंभिक मानव की जानकारी के बारे में पता चलता है। और उनके जो निवास का पता चलता है कि उनका निवास कैसा था, उसका भी उत्खनन कर हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक मानव थे तो उनका निवास कैसा था और वो कैसे वो रहा करते थे। जो आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आज जीवन शैली है वो भी क्या है जी, कहीं कहीं अपने भारत राज्य में भी देखने को मिलता है कि आज भी हमारा क्या है जी, वह जीवन शैली उसी तरह शिकारी जीवन शैली के रूप में हम लोग देखते हैं। यानी जो प्रारंभिक मानव थे वो शिकारी यानी एक खाना बंदोबस्त की जीवन जी रहे थे कि कहीं एक कहीं यहाँ पर कुछ दिन तक रहें, फिर कुछ समय बीता और वहां के जो जीव जंतु हैं वहां पर समाप्त हो गए, तो फिर अपना डोरिया डंडा लेकर फिर वो दूसरे जगह पर क्या हो जाते थे, बसेरा के रूप में इकट्ठा हो जाते थे। तो ये सब क्या था, ये खाना बंदोबस्त जीवन जी रहे थे। और ये जो जीवन है वो आज भी हमारे देश में कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे कि ये भारत देश में केरल है जगह, वहां पर भी क्या होता है कि ऐसे शिकारी लोग वहां पर भी देखने को मिलते हैं। यानी जो केरल के जगह है वहां पर भी क्या होता है कि वो शिकारी यानी मुख्य रूप से वो अपने क्या करते हैं, भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। और हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो जंगली इलाका है वहां पर भी क्या होते हैं, वो शिकारी के रूप में रहा करते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगह है जहां पर ये अवशेष मिला है कि वहां पर भी क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं वो शिकारी होते हैं, शिकारी रूप में अपने जीवन यापन करते हैं। और जो उनका जो पहनावा ओढ़ावा है वो क्या है जी, वो जो पहले पुरातात्विक लोग थे उनसे क्या होता है, मिलता जुलता है।
और उसके बाद से हम अपना एक और राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आज भी वैसा ही कुछ झोपड़ियाँ और क्या जो शिकारी जीवन है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि जो पहले यानी जो आरंभिक लोग थे वो किस तरह जो शिकार पर अपना निर्भर थे, वहाँ जो उनका पहनावा रहा था वो भी क्या है जी, यहाँ पर झारखंड और आंध्र प्रदेश, केरल, ये सारे राज्य में कुछ कुछ भाग देखने को मिलता है। आज भी जाइएगा तो वहाँ पर भी क्या है जी, वो पहले जैसा जो झोपड़ी बनाकर प्रारंभिक लोग रहा करते थे, तो झारखंड में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा भारत में आरंभिक मानव से थे वो कहाँ रहते थे, यानी जो हमारे भारत में आरंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे भारत में आरंभिक मानव थे तो उनके लिए रहने के लिए तो कोई महल नहीं था। कोई महल था बाबू, वो तो जो आरंभिक मानव थे तो उनका इतना ज्ञान नहीं था कि हमें रहना कहाँ है, वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा प्रवृत्ति जगी, उनके दिमाग विकास हुआ और वो क्या करने लगे कि वह ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्ते से क्या कर लेते थे, ढक लेते थे अपने शरीर को, उससे उनको थोड़ा सा सहूलियत जगी, यानी उनमें थोड़ा सा उनके पेड़ की जो पत्ती होती थी, जो छाल होते थे, उनमें थोड़ा सा उनको राहत मिला। और ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, गुफाओं में यानी धूप से, बरसात से और ठंड से बचने के लिए उन्होंने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। तो गुफाओं में रहते रहते उन्हें क्या हुआ कि उन्हें बहुत राहत महसूस होने लगी और वो क्या किया, गुफाओं का निर्माण कर यानी गुफाओं को अपने से और अच्छे से बनाकर उसमें रहना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे ही कुछ हमारे राज्य मध्य प्रदेश से वहां पर भी कुछ ऐसे गुफा मिले हैं जिनमें क्या हुआ है कि ऐसे पता चलता है कि वो वहां पर वो निवास करते थे। जैसे यहाँ पर उसका इस तरह नाम है, मध्य प्रदेश का एक भीमबेटका गुफा है, जिससे क्या होता है कि ज्ञात होता है कि वो क्या जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक लोग थे, उसमें वो निवास किए होंगे। मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा हो गया, बुधनी का गुफा हो गया, पचमढ़ी हो गया, भेड़ाघाट हो गया, महेश्वर हो गया, आदि स्थल पर उनका उदाहरण यानी उनका साक्ष्य मिलता है कि जो उनका जीवन शैली था वो गुफाओं में किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, जो कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है जी। देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ है, यानी पुरातात्विक समय में जो पुरापाषाण की बात किया जाए तो यहाँ पर आग आविष्कार किए हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट में जाकर देखेंगे, जब आग आविष्कार हो गया तो आग आविष्कार करने के बाद से उन्होंने क्या किया कि कुछ जानवरों को शिकार कर पकाना प्रारंभ किया, क्योंकि आग का आविष्कार हो जाने के बाद से उन्होंने कच्चा मांस खाना बंद कर दिया। कच्चा मांस वो लोग नहीं खाते थे। उसके बाद से हम लोग अगले फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, यानी अब उनका क्या हो गया, उनका दिमाग डेवलप किया, उनमें विकास जगी और ये लोग अब एक दो न रहकर कुछ झुंड में रहने लगे और गुफाओं का निर्माण हुआ और ये गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद से ये हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि जो पुरातत्व स्थल है वो नदियों और झीलों के किनारे बसा करते थे, यानी जो प्रारंभिक लोग थे वो कहाँ रहते थे, नदी और झील के पास रहते थे ताकि उनकी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपना अगला टॉपिक है आरंभिक मानव की जीवन शैली। तो जो आरंभिक मानव थे उनका जीवन शैली कैसे था उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो जो हमारे आरंभिक मानव थे तो वो क्या करते थे कि वो पहले जो पुरापाषाण की बात करें तो उसमें 1 या 2 के बीच रहा करते थे, लेकिन जब आरंभिक मानव की जीवन शैली में क्या हुआ, बदलाव हुआ, उन्होंने क्या किया कि अब 1 या 2 के झुंड में ना रहकर 20 या 30 के झुंड में रहना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद से उन्होंने शिकार करना शुरू किया। शिकार में क्या करते थे, भैंसा, हिरन, खरगोश आदि जीव जंतुओं को मारकर खाते थे और वो जो शहद से यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता था उनको शहद के रूप में उपयोग के लिए वो क्या करते थे, शहद के लिए, मिठास के लिए वो उपयोग करते थे। यानी जंगलों पर जाकर वो शहद के मिठास के लिए वो शहद भी क्या करते थे, लाते थे। और जो मछली पकड़ने की बात है तो वो लोग क्या करते थे कि अपने जीवन शैली में मछली खाने के लिए वो जल से क्या करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे। इस तरह वो कंदमूल और फल फ्रूट इकट्ठा करते थे। इसी कारण जो प्रारंभिक मानव थे उनको भोजन संग्राहक कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आ रहा है बाबू, आपसे पूछा जाए कि बतलाइए जो प्रारंभिक मानव थे उनको भोजन संग्राहक क्यों कहा जाता है,
तो आपका आंसर होगा कि वो क्या करते थे कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, ताकि वो क्या कर सके, अगले दिन भी वो उस पर्याप्त भोजन से वो क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यानी जो भोजन करने इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया थी उसी को क्या कहा जाता है, भोजन संग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते थे कि वो अपने जीवन यापन या अपने जीवन जीने के लिए शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ये तो सारी उनका जीवन शैली थी। अब हम लोग बात करेंगे, अपना अगला टॉपिक है कि बांट कर खाना। तो जो प्रारंभिक मानव थे तो उनमें क्या हुआ कि वो बांट कर खाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन क्या होता था कि वो ज्यादा शिकार कर लेते थे, यानी कुछ कोई बड़ा शिकार हाथ लग गया तो उनके लिए तो पर्याप्त भोजन हो गया। मान लीजिए कि किसी दिन अगर हाथी को ही मार दिए, प्रारंभिक मानव थे जो आदि मानव थे, उन्होंने मान लीजिए कि किसी दिन हाथी को ही मार दिए तो उनके लिए तो उस दिन तो पर्याप्त भोजन हो गया। तो वो क्या करते थे कि अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भोजन रख लेते थे और दूसरा आदमी को यानी दूसरे मनुष्य को वो क्या करते थे, कुछ भोजन दे देते थे। तो इस तरह क्या होता था, यानी भोजन आदान प्रदान बांट कर खाने से क्या होता था, उनका जीवन अच्छा तरह से चलता था। और मान लीजिए कि किसी दिन अच्छा मिल गया और किसी दिन सिर्फ खरगोश मिला, तो जब 20-30 आदमी में इतना सा खरगोश का बच्चा क्या होगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह वो क्या करते थे, भोजन को बांटकर खाते थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अपने फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल था तो वहां पर इन लोगों ने आग जलाना स्टार्ट किया। जब आग जला लिए, आग को पता कर लिए, आग का निर्माण कर लिए, तो इन्होंने क्या किया, अब पका हुआ मांस खाने लगे। पका हुआ मांस खा लिए और यहाँ पर बांटने की बात आई तो बांटने में देखिए यहाँ पर एक भैंसा को मारे हुए हैं। देखिए गौर से देखिए, एक भैंसा को मारे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 30 आदमी में एक भैंसा हो तो उनके लिए तो पर्याप्त भोजन हुआ कि नहीं। तो ये क्या करते थे, किसी दूसरे आदमी को, यानी जो झुंड होता था उनका, किसी दूसरे झुंड में क्या करते थे, भोजन को बांटकर खाते थे। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण इधर उधर भटकना। तो बाबू बतलाइए कि जो हमारा आदि मानव थे, जो हमारा प्रारंभिक मानव थे, तो वो आखिर वो जीवन में क्यों भटके। अगर मान लीजिए कि उनको एक ठही सारे सुविधा उपलब्ध हो तो वो इधर उधर भटकेंगे? नहीं भटकेंगे ना। तो जरा सोचिए कि आखिर वो क्यों भटकते थे। तो इनका मुख्य भटकने का कारण क्या था बाबू, कि जो भोजन था, यानी वो भोजन के तलाश में और जल के तलाश में वो इधर उधर भटका करते थे। यानी जो यहाँ पर आरंभिक मानव का जीवन शैली में इधर उधर भटकने का मुख्य कारण था कि वो भोजन के तलाश में और जल के तलाश में इधर उधर भटकते थे। तो यहाँ पर हमारा ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि आरंभिक मानव के औजार। तो इसमें क्या होगा कि जो आरंभिक मानव थे तो उनके पास तो कोई औजार था नहीं और न ही उनके पास कुछ ज्ञान था। तो उन्होंने जो शिकार करते थे, तो मान लीजिए कि शिकार करने गए और शिकार करते थे तो उसको फाड़ने या अपने भोजन रूप में लाने के क्रम में उन्हें क्या होता था, नाखून से फाड़ना पड़ता था। नाखून से फाड़ना पड़ता था और नहीं तो वो दांत से काटते थे। तो इस तरह क्या होता था, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि शिकार बड़े हो तो वो फटता नहीं था और नाखून क्या होते थे, उनको नाखून नुकसान होते थे और वो अच्छी तरह से वो फाड़ नहीं पा रहे थे। तो इन सब घटनाओं को देखकर तो उनके पास तो क्या उनमें थोड़ा सा दिमाग आई, यानी उनमें थोड़ा सा उनके दिमाग में प्रवृत्ति जगी कि हो ना हो इसको फाड़ने के लिए या शिकार को अच्छी तरह से करने के लिए या किसी जानवर को शिकार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ औजार को बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके पास न ही सोना था और न ही लोहा था और न ही तांबा था। तो आखिर औजार बनाए किससे? तो उन्होंने देखा कि जो पत्थर हैं उन्हीं को क्या किया जाए, अपने औजार के रूप में बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी जो प्रारंभिक लोग थे तो अपने औजार के रूप में वो पत्थर से क्या करने लगे, कुछ पत्थर को घिस घिस कर महीन नुकीला पदार्थ, नुकीला औजार के रूप में बनाए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि कुछ पत्थर से क्या किया प्रारंभ में कि कुछ एक ठही से नुकीला बनाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे बनाते बनाते उनमें और क्या हुई, यानी उनकी कारीगरी में क्या हुई, बदलाव हुई और उन्होंने अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। और शिकार करने के लिए उन्होंने सींग यानी नुकीले सींग और पत्थर के नुकीले नुकीले जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों, इन्हीं को क्या करते थे, नुकीला बनाकर औजार बनाते थे और पत्थर के टुकड़े को घिस कर नुकीला बनाकर वो औजार बनाते थे।
और ऐसे पत्थर के मान लीजिए कि ये मेरा पत्थर हो गया, ये पत्थर का नुकीला औजार बना लिया हम लोग। तो इस तरह चलाने से यानी एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से फाड़ने में क्या होता था, उन्हें थोड़ा और दिक्कत होता था। तो उसको अच्छी तरह से यानी उस शिकार को अच्छी तरह से करने के लिए वो क्या करते थे, उनमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, उनमें बदलाव हुआ। यानी कुछ समय बीता तो अब क्या करने लगे, उस पत्थर के यानी नुकीले बने हुए पत्थर में क्या करने लगे, एक लकड़ी बांधकर उससे क्या करने लगे, चलाने लगे। तो इस तरह क्या होता था, उन्हें कम मेहनत में वो क्या होता था, वो औजार आसानी से शिकार के रूप में उनका उपयोग होने लगा। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि चित्र, और हमारा सेकंड टॉपिक है चित्र और नाच। तो इन्होंने जो आरंभिक मानव थे उन्होंने क्या किया, चित्र बनाना प्रारंभ किया। और वो चित्र में क्या करते थे कि अनेक प्रकार के जानवर, यानी वो जानवर का चित्र बनाते थे। और वो जो गुफाएं में रहते थे उनमें क्या करते थे, वो अनेक प्रकार के चित्र बनाते थे, जो कि हम लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। देखिए दोस्त, ये क्या है जी, ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक भैंसा का शिकार कर रहे हैं और ये क्या हुए हैं, अलग अगल बगल से वो आदि मानव घेरे हुए हैं और इसको शिकार कर रहे हैं। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग कि कुछ नाच गाना का प्रस्तुत जो चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ जीव है जिसे शिकार के रूप में किया जा रहा है। यानी जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक लोग थे, तो उनके साथ जो घटना घटती थी, जो वो कार्य करते थे, उसी को क्या करते थे, वो चित्र के माध्यम से वहां पर दिखा देते थे। और हम बात करेंगे कि नाच की, तो वो जो जब झुंड में रहने लगे, जब उनकी में प्रवृत्ति जगी, जो वो गुफाओं में रहने लगे, तो अपने उत्सव मनाने के लिए, अपने टाइम पास करने के लिए यानी समय बिताने के लिए वो नाच गाना भी करते थे। तो इस तरह हम लोगों ने अपने यहाँ तक टॉपिक के बारे में जाना। अब बात कर लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी पैसरा क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करने वाले हैं। तो पैसरा एक बिहार राज्य के मुंगेर जिला में स्थित है। यानी पैसरा कहाँ है जी, तो पैसरा एक बिहार राज्य के मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पूरा स्थल मिले हैं। यानी पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से क्या हुआ जी, कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि फ्रांस के यूरोप में जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनसे ये मिलता जुलता है। तो पैसरा जो है वो पूरा स्थल और औजार यानी पुरातात्विक औजार के साक्ष्य के रूप में हमें वहां से अवलोकन कराने में मदद करता है। तो ये तो थी हमारा बिहार राज्य की मैसूर जिला एक है, जहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य और कुछ यहाँ पर औजार मिले हुए हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है नाम और तिथियां। यानी जब आरंभिक मानव थे तो उनमें क्या थी कि उनके में तो कुछ ज्ञान था नहीं, तो वो अपने नाम और अपना तिथियां, वो तिथि को कैसे आकलन करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए उन्होंने कुछ पत्थर के औजार को यानी कुछ पत्थर से उन्होंने चित्र बनाकर उस पर अंकित कर दिया। यानी तिथि को क्या कर दिया, उन्होंने अंकित कर दिया और उन्हीं के माध्यम से वो अपने तिथि को निर्धारण करने लगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नवपाषाणकालीन में हड्डी का औजार बनाना प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि नवपाषाणकालीन में पत्थर का औजार भी बन चुके थे। उसके बाद से पत्थर से ही, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पत्थर है वो सारे के सारे पत्थर से वो क्या करने लगे, वहां पर उस पर नाम अंकन कर यानी तिथि अंकन कर उस पत्थर को क्या करने लगे, रखने लगे। इससे क्या होता था कि वो तिथि का आकलन करते थे। यानी और इसी कारण यानी पत्थर के उपयोग के कारण इस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यानी पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। यानी जब पत्थर का ही पूरे यहाँ पर जो ये प्रारंभिक लोग थे, ये अपने उपयोग के साथ साथ जो भी इनके उपयोगी वस्तु थे वो सारे के सारे क्या होते थे, पत्थर के बने होते थे, जिसके कारण इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो ये तो था हमारा नाम और तिथि के बारे में। हम लोगों ने जाना कि वो नाम कैसे रखते थे और तिथि का आकलन कैसे करते थे। उसके बाद से हम लोग जानेंगे हमारा अगला टॉपिक है मध्य पाषाण काल। तो इस काल में पर्यावरण दबाव हुआ, यानी पर्यावरणीय बदलाव हुआ, जिसके कारण वातावरण में यानी मौसम में चेंजिंग हुई, बदलाव हुआ। और सर्दी गर्मी के कारण यहाँ पर यानी जो मौसम चेंजिंग हुआ तो मौसम के अनुसार यहाँ पर क्या होने लगे, फसल को उगाना प्रारंभ कर दिया। जो प्रारंभिक लोग थे, जो हमारे आदि मानव थे, आदिवासी थे, तो जब मौसम का चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ, तो उन्होंने क्या किया, खेती के तो ज्ञान हो चुका था, तो उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया।
और कृषि कर कर जो उनसे अन्न बचता था वो क्या करते थे, अपने उपयोग के लिए उसको काट कर अपना इकट्ठा कर कर रखते थे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस समय के लोगों द्वारा पत्थरों के अच्छे अच्छे औजार बनाने जाने लगे। यानी जो लोग होते थे, प्रारंभिक लोग होते थे, उसके तुलना में मध्य पाषाण काल में क्या होने लगे, वो तो पत्थर का औजार तो बनाते ही थे, लेकिन उसके तुलना में यहाँ पर क्या होने लगा, अच्छे से औजार बनाने लगे। और इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। यानी जब उनमें यानी नव पाषाण काल में से जब मध्य पाषाण काल में आए तो उनमें क्या हुआ कि बदलाव थोड़ा सा अच्छा हो गया था, यानी उनका जीवन शैली कुछ अच्छे ढंग से हो गई थी। तो इस काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहेंगे। और जो यहाँ के जो हमारा शासन काल था तो 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक था। यानी हमारा मध्य पाषाण काल की बात करें तो 14,000 साल पहले, यानी 14,000 साल से पहले 8,000 साल की जो घटना घटित होती थी उसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर एक अगला पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ कि पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यानी जो पाषाण काल का अंतिम चरण था वो नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल बड़े बदलाव आए। यानी उनके मानव जीवन में क्या हुआ जी, जब हम लोग नव पाषाण की बात करेंगे तो नव पाषाण में क्या हुआ कि मानव जीवन में एक बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उनमें क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। यानी पहले वाले जमाने में, यानी पूरा पाषाण की तुलना में नव पाषाण में क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंजिंग हो गया और वो अपना जो तौर तरीका था वो अच्छे ढंग से करने लगे। तो इस तरह हम लोगों ने अपने सारे थ्योरम पर चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य पर अधिक मिला है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो जो मानव के निशान यानी चिन्ह की बात करें तो किस राज्य में अधिक मिला है, ऑप्शन सुनिएगा। तो दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो हमारा सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी हमारा जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमारा मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। तो इसका यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के रूप में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य बहुत अधिक मात्रा में मिले हुए हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे। यानी जो प्रारंभिक मानव थे उनका औजार किस चीज से बने होते थे, इस पर आपको बतलाना है। तो ऑप्शन देखिएगा, दिया हुआ है लोहा, पत्थर, तांबा, कांसा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर, क्योंकि जो प्रारंभिक मानव थे वो अपने औजार के रूप में पत्थर का ही उपयोग करते थे और पत्थर के सारे वस्तु बनाते थे और औजार भी उनका क्या था, पत्थर का ही था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पत्थर। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात कर लेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो हम लोगों ने पेशरा के बारे में अवलोकन किया है, उसको अध्ययन किया कि पेशरा एक बिहार राज्य का मैसूर जिला है जहां पर क्या हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और वहां से कुछ अवशेष मिला है, जिसे अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारा आरंभिक जीवन कैसा था। तो ये कौन सा जिला है जी हमारा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गया, गोपालगंज, मुंगेर, दरभंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मुंगेर। आप आंसर के रूप में क्या लिखिएगा, मुंगेर। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी एक को हम लोग तीनों कंप्लीट कर लिए। आप चाहें तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। तो दिया हुआ है कि खाली स्थान को भरें, यानी आपको क्या करना है कि खाली स्थान दे दिया है, उसको सही मान को आपका पुटअप करना है, यानी वहां पर सही मान को आपको भरना है। ठीक है, तो दिया हुआ है हमारा 2 का नंबर कि भीमबेटका खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो हमने कुछ गुफाओं के बारे में भी अध्ययन किया था, जैसे भीमबेटका था, पंचमढ़ी था, मेहरगढ़ था। ये सारे गुफाओं कहाँ पर थे जी, यानी हमारा मध्य प्रदेश से, जो कि ये सारे गुफाओं से साक्ष्य मिलता है कि हमारा प्रारंभिक जीवन कैसा था, वो आदि मानव वो किस तरह गुफा में रहे होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का क में सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है बाबू, ये भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने ख नंबर क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था, यानी जो आरंभिक मानव थे उनका मुख्य बसेरा कहाँ था, कहाँ हुआ करता था। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुफा। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर गुफा हो जाएगा। क्योंकि जब बसेरा की बात करें तो एक आदमी या 2 आदमी बसेरा नहीं करता, जब पूरे कुछ आदमी का समूह बनता है तब बसेरा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा गुफा का जब निर्माण हो चुका था, वो गुफा में रहने लगे थे, तो एक बसेरा यानी एक झुंड में रूप में रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ग नंबर पर चर्चा करेंगे। तो ग नंबर में दिया हुआ है कि पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र बनाते और खाली स्थान करते थे। यानी जो पूरा पाषाण काल की बात करें, जो आरंभिक लोग थे तो वो चित्र बनाते थे, यानी गुफाओं में अनेक चित्र बनाते थे और अपने मनोरंजन के लिए नाच गाना करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर के रूप में हमारे ग नंबर में क्या हो जाएगा, नृत्य करते थे। क्या करते थे बाबू, नृत्य करते थे। अपने मन बहलाने के लिए, अपने उत्सव मनाने के लिए वो क्या करते थे, नृत्य करते थे। उसके बाद से घ नंबर में देखेंगे तो घ नंबर में दिया हुआ है खाली स्थान साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। यानी कितने साल पहले दुनिया की जो जलवायु है वह गर्म होने लगी। तो हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मौसम में बदलाव हुआ। यानी जो मध्य पाषाण काल का हमारा शासन काल का समय है, कब से कब है, 14,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले। तो उस समय क्या हुआ कि मौसम में बदलाव हुआ, यहाँ पर कुछ गर्माहट हुई, जिससे कारण मौसम में चेंजिंग के कारण फसलें क्या हुई, मौसम के अनुसार उगने लगी और यहाँ पर कृषि में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और यहाँ पर कृषि में जब बढ़ोतरी हो गई तो वो लोग क्या हो गए, अब बस्ती बनाकर, अपना आवास बनाकर वो रहने लगे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, 14,000 वर्ष। ठीक है बाबू, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 14,000 साल वर्ष। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये हमारा 1 का और 2 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 3 क्या कह रहा है, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है। यानी जो हमारा मानव का आरंभिक युग था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि आइए विचार करें। यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि आइए विचार करें, यानी आप पर इसको विचार करना है, इसका आंसर देना है। तो 3 का 1 देखेंगे, दिया हुआ है हमारा कि मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है। इसको आपको बतलाना है कि जो मानव के आरंभिक युग था उसे पाषाण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो आंसर लिखिएगा बाबू, हम आंसर बोलेंगे एकदम बिल्कुल आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करेंगे। लिखिएगा कि मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय मानव संपूर्ण रूप से अपने जीवन यापन के लिए पाषाण का बना गुफा, उपहार स्वरूप प्रकृति के बनाई हुई गुफा, आरंभिक मानव पत्थर के बने हथियार से ही भोजन के लिए शिकार करते थे। आरंभिक कालों में मानव के लिए पत्थर ही उनके जीवन उपार्जन के लिए, यानी जीवन जीने के लिए मुख्य सहारा पत्थर ही था। इसी कारण पत्थर युग को पाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि पत्थर का अर्थ ही होता है पाषाण। ठीक है, इसी कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि यानी जो पत्थर होता था उसको हम लोग, उसका अर्थ ही होता है पाषाण। तो जो
आरंभिक मानव थे वो अपने औजार यानी जो भी औजार था या जो औजार से बनाए हुए शिकार करने के लिए जो वस्तु बने होते थे वो चाहे वो जिस गुफा में रह रहे थे वो भी क्या था, एक पत्थर का ही बना होता था। तो इसी कारण यानी इस सारी घटना क्या घटित होती थी, वो पत्थर से इर्द गिर्द यानी वो उनके पास तो पत्थर था, वो पत्थर में खाते थे, वो पत्थर से शिकार करते थे। ठीक है, तो उस काल को हम लोग पाषाण युग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी अब 2 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि आरंभिक मानव जो है वो इधर उधर क्यों घूमा करते थे, इस पर आपको लिखना है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि आरंभिक मानव इधर उधर घूमते हुए प्रतीत इसलिए होते हैं आरंभिक मानव का विशेष रूप से भोजन का तलाश और पानी की जरूरत के कारण इधर उधर भटकना पड़ता था। क्योंकि भोजन ही एक ऐसा है जो पेट के कारण किसी मनुष्य को इधर से उधर भटकता है। भोजन की तलाश में भटकना पड़ता था। उस समय भोजन यापन करने के लिए उन्हें शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। शिकार करने जाना पड़ता था और उनको पर्याप्त जल के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसी कारण आरंभिक मानव भोजन तथा पानी के तलाश में इधर उधर भटका करते थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 3 के 3 नंबर बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए, यानी मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए, इस पर आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा बदलाव पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ। यानी उनमें क्या हुआ कि मौसम में चेंजिंग हुआ, मौसम में बदलाव हुई और तापमान में वृद्धि और कमी के कारण तरह तरह के पेड़ पौधे उगने प्रारंभ हुए। तापमान की वृद्धि और कमी के कारण कृषि का और अधिक विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में बने औजार और हथियार से ज्यादा सुडोल हथियार बनने लगे और इन्हें शिकार करने में आसानी होने लगी। और इन्हें शिकार करने में क्या होने लगी बाबू? आसानी होने लगी और इनका विकास एक टोले समूह में होने लगा। मध्य पाषाण काल का मुख्य परिवर्तन यह था कि वह
मांस के साथ साथ अनाज भी खाना प्रारंभ कर दिए। यानी मध्य पाषाण काल का परिवर्तन का मुख्य आधार यह भी था कि वह मांस के साथ साथ अनाज भी उगाना और खाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी आंसर दे दिए।